नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? अपना थर्ड चैप्टर हम लोग ने रिवीजन किया था DTAA। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? अपना एडवांस रूलिंग। सो एडवांस रूलिंग पे आ जाते हैं, और एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, सब कुछ सीखेंगे। क्विक वीडियो रहेगा, रिविजन वीडियो प्लस इन डेप्थ भी रहेगा, बिकॉज अपने को सब कुछ क्लियर हो सके। ठीक है, सबसे पहले चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब वगैरह कर देना, लाइक प्लीज कर देना, बिकॉज रीच बढ़ता है जब मैं इतना क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ, तो अच्छा ही है भाई, सब तक पहुंचे तो क्या तकलीफ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सब आप अपने ईयरफोन वगैरह अच्छे से लगा दो और बुक अपना मॉड्यूल सामने रख लो। हम लोग लाइन बाय लाइन रिवाइज करेंगे फ्रॉम डायरेक्टली स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट के साइट पे अवेलेबल है PDF, और आपके पास बुक है तो कोई उसकी बात ही नहीं है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। अपना एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो सीख लेते हैं। तो एडवांस रूलिंग में दो वर्ड है, पहला वर्ड है एडवांस, दूसरा वर्ड है रूलिंग। एडवांस का मतलब क्या होता है कि एडवांस का मतलब क्या, पहले ले लेना कुछ भी, और रूलिंग का मतलब क्या होता है, जजमेंट। तो जजमेंट, ऐसा जजमेंट जो आप एडवांस में ले रहे हो उसको क्या बोलेंगे, एडवांस रूलिंग। मतलब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो अभी तक प्रपोज टू अंडरटेकन है, अभी तक एक्चुअली अंडरटेक हुआ नहीं है, या उसका बाद में क्या इंपैक्ट आएगा इनकम टैक्स में, ये अगर हम लोग को जानना है तो हम लोग सबसे पहले एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। कौन ले सकता है, क्या ले सकता है, उसके बाद में बात करेंगे। आप और हम लोग जैसे छोटे लोग नहीं ले सकते। कौन लेगा, क्या लेगा, उसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। पर एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है कि डिसीजन टेकन इन एडवांस। अगर कोई भी डिसीजन है जो आप एडवांस में ले रहे हो, अभी तक ट्रांजैक्शन जो है वो प्रपोज टू अंडरटेकन है, या ट्रांजैक्शन लिया है पर उसका इंपैक्ट फ्यूचर में क्या होगा, वो अगर हमें जानना है। कि भाई कितना मजा आ जाए ना कि अभी हम लोग बैठे हैं और अपने को पता चल जाए हम लोग ये जो ट्रांजैक्शन करने वाले हैं उसका फ्यूचर में क्या इनकम टैक्स पे इफेक्ट आने वाला है। जनरली ये नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी जो बहुत बड़े बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करती है इंडिया में, वो लोग एडवांस रूलिंग लेती है। तो एडवांस रूलिंग का क्या कैसे होगा वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो मतलब सिंपल है कि ऐसा जजमेंट जो आप एडवांस में ले रहे हो उसको क्या बोलेंगे, एडवांस रूलिंग बोलेंगे। डेफिनेशंस की बात करते हैं। डेफिनेशंस कौन कौन से हैं, जो डेफिनेशन दिए हुए हैं वो सब कौन एप्लीकेंट होगा, मतलब एडवांस रूलिंग के लिए कौन अप्लाई कर सकता है उसके ही सब कुछ रिलेटेड है। तो हम लोग एप्लीकेंट को देख के वापस ऊपर इंटरकनेक्ट करते जाते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाता है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट मींस एनी पर्सन। एप्लीकेंट मतलब कोई भी आदमी जो हु इज अ नॉन रेजिडेंट रिफर्ड इन सेक्शन 245NA1। ऐसा कोई भी नॉन रेजिडेंट जो 245N सबसेक्शन A क्लॉज 1 में मेंशन है। तो ये 245NA1 वगैरह सर याद रखना है क्या? देखो 6C तो ओपन बुक है, आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बुक सामने रहेगा, देख के लिख देना, इतने सेक्शन से याद करने की जरूरत नहीं है। बात रही DT की, तो DT में एडवांस रूलिंग का देखो एक से ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, 3-4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा या MCQ में क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए भी मुझे नहीं लगता पर्सनली कि आप इतने सेक्शन वो 3-4 मार्क्स के लिए याद रखोगे तो सुटेबल रहेगा कि नहीं। बाकी आप पे है, आपके सामने मॉड्यूल पड़ा है, आपको याद रखना है तो बेशक आप याद रख सकते हो, पर प्रिफरेबली मैं तो नहीं करता, आपकी जगह होता, बस इतना बोल देता हूँ। तो 245NA1 में क्या बोला गया है, नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या, इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन हु हैज बीन अंडरटेकन और इज प्रपोज टू बी अंडरटेकन। हु हैज बीन जो पहले ले लिया है ट्रांजेक्शन या प्रपोज कर रहे लेने वाले हैं बाय नॉन रेजिडेंट एप्लीकेंट। मतलब इसमें क्या है कि कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है एडवांस रूलिंग के लिए। तो मैं पहले ही बता देता हूं आपको, सिंपली 5 लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। कितने लोग? 5 लोग। पहला आदमी कौन है, नॉन रेजिडेंट। वही यहाँ पे लिखा है कि कोई भी नॉन रेजिडेंट जिसने ट्रांजैक्शन अंडरटेकन किया है या प्रपोज टू अंडरटेकन या करने वाला है वो एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा पॉइंट, पहला नॉन रेजिडेंट, दूसरा कौन, हु इज अ रेजिडेंट रेफर्ड टू इन सेक्शन 245NA2 अबव। तो ये 245NA2 में किसके बारे में बात की, मैं ये पढ़ने जा रहा हूं, मैं पहले ही बोल देता हूं, आपको ये नहीं समझेगा, फिर मैं इसका इजी मतलब बता दूंगा इसका मतलब क्या होता है। 245NA2 में दिया है कि इन रिलेशन टू अ टैक्स लायबिलिटी of a non-resident arising out of a transaction which has been undertaken or proposed to be undertaken by resident applicant with such non-resident applicant and such determination shall include determination of any question of law or question of fact specified in application। इसका मतलब क्या है, इसमें देखो 2-3 वर्ड पे ध्यान रखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। पहला, टैक्स लायबिलिटी ऑफ नॉन रेजिडेंट which is undertaken by resident with such non-resident। इसका मतलब क्या हुआ, जो एप्लीकेशन कौन कर रहा है, एप्लीकेशन रेजिडेंट कर रहा है।
किसके लिए कर रहा है कि टैक्स लायबिलिटी नॉन रेजिडेंट के जानने के लिए करता है, और वो जो ट्रांजैक्शन था वो रेजिडेंट ने और नॉन रेजिडेंट ने दोनों ने साथ में मिलकर किया था। वापस बोलता हूं, एप्लीकेशन रेजिडेंट कर रहा है, किसके लिए कर रहे हैं? नॉन रेजिडेंट के टैक्स लायबिलिटी जानने के लिए कर रहा है, एक ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए जो ट्रांजैक्शन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों ने साथ में किया था। सिंपल सा मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नीचे आपके बाजू में देखो, पहला नॉन रेजिडेंट, पहले पॉइंट, सेकंड पॉइंट रेजिडेंट हैविंग ट्रांजैक्शन विद नॉन रेजिडेंट। ऐसा रेजिडेंट एप्लीकेशन कर सकता है जिसका ट्रांजैक्शन किसके साथ है? नॉन रेजिडेंट के साथ। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है, नॉन रेजिडेंट। दूसरा पॉइंट क्या है? कोई भी रेजिडेंट भी अप्लाई कर सकता है, किसके? जिसका ट्रांजैक्शन किसके साथ है? नॉन रेजिडेंट के साथ, और वो एप्लीकेशन कर रहा है नॉन रेजिडेंट की टैक्स लायबिलिटी जानने के लिए। थर्ड पॉइंट सर कट क्यों किया है? थर्ड पॉइंट में जितना पार्ट कट किया उसमें से फेल लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसे आदमी को बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई कर सकता है कि ये एप्लीकेशन कर सकता है। तो किसको अप्लाई एप्लीकेशन मतलब किसको स्पेसिफाई किया हुआ है? ऐसे रेजिडेंट एप्लीकेशन कर सकता है जिसका ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है पता है? 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। 100 करोड़ या उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहा है वो एप्लीकेशन कर सकता है, किसके लिए? एडवांस रूलिंग के लिए, अपने टैक्स लायबिलिटी वगैरह के लिए, कुछ भी वो एडवांस रूलिंग के सामने एप्लीकेशन कर सकता है अगर उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है? 100 करोड़ या ज्यादा, वन और मोर ट्रांजैक्शन वैल्यूइंग 100 करोड़ से ज्यादा। 3 पॉइंट ये मैं जानबूझ के बार बार बोलूंगा कौन सा एप्लीकेंट है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं चाहता हूं कि वीडियो के साथ साथ ही आपका याद हो जाए। पहला नॉन रेजिडेंट अप्लाई कर सकता है, दूसरा रेजिडेंट अप्लाई कर सकता है जिसका ट्रांजैक्शन नॉन रेजिडेंट के साथ था, और थर्ड पॉइंट ऐसा रेजिडेंट जिसका ट्रांजैक्शन कितना? 100 करोड़ रुपए से ज्यादा। चौथा पॉइंट भी यही बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट किसको, कोई भी कैटेगरी के आदमी को क्या कर सकता है? नोटिफाई कर सकता है कि वो एप्लीकेशन कर सके। तो इसमें किसको नोटिफाई किया? पब्लिक सेक्टर कंपनी को। पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब क्या? आपका ओएनजीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, ये सब वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, एयर इंडिया हो गया, ये सब जितनी भी कंपनीज है ये भी आपका एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन कर सकती है। और पांचवा है इज रिफर्ड टू इन सेक्शन 245NA4। 245NA4 में किसको मेंशन किया है? इसको, अ डिसीजन वेदर एन अरेंजमेंट व्हिच इज प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन बाय एनी पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इज एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। मतलब ऐसा कोई अरेंजमेंट जिसको इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है अंडर चैप्टर 10 है। ये क्या है? ये सिंपल से पॉइंट है, जब हम लोग गार वाला पॉइंट पढ़ेंगे, गार वाला चैप्टर जो मैंने लास्ट DTAA में भी इसका रेफरेंस आया था कि एंटी अवॉइडेंस मेजर करके एक चैप्टर है, उसका थर्ड पार्ट है गार। वो गार वाला पॉइंट जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें पता चल जाएगा कि कब कोई अरेंजमेंट को हम लोग इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर करते हैं, वो वाला पॉइंट उधर आ जाएगा। तो उस केस में आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। 5 पॉइंट साथ साथ में बोलो, याद हो जाएगा। पहला नॉन रेजिडेंट, दूसरा रेजिडेंट एप्लीकेशन कर रहा है नॉन रेजिडेंट के टैक्स लायबिलिटी के लिए और ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ने साथ में किया था। थर्ड पॉइंट क्या था जरा बताइए? थर्ड पॉइंट अपना था 100 करोड़ से ज्यादा अगर कोई रेजिडेंट ट्रांजैक्शन करता था। चौथा पॉइंट क्या था? पब्लिक सेक्टर कंपनी। पांचवा पॉइंट ऐसा कोई अरेंजमेंट जिसको इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। सिर्फ इतना याद रख लो, गार वाला पॉइंट दिमाग में रख लो, बाद में आ जाएगा। ये जो फिफ्थ पॉइंट है इसके रिलेटेड जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन आया था। एक केस स्टडी था इंटरनेशनल टैक्स का 6C का, उसमें ये पॉइंट जो है इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट पे गार्ड लगेगा कि नहीं, ये वाले पॉइंट को मर्ज किया था। और इसके साथ साथ नीचे आएगा एडवांस रूलिंग के लिए आपको फीस कितना पे करना है, दोनों को मिला के एक 2 मार्क्स का MCQ बनाया था, वैसा क्वेश्चन आएगा। तो आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको एक क्लैरिटी जरूरी है और ये केस स्टडी के फॉर्म में पूछे जाते हैं ताकि वो टाइम पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए एकदम क्लियरली आपको दिमाग में रख देना है और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 5 पॉइंट आप एक बार का पॉज करके खुद सोचो, याद है तो ठीक है, फिर आगे बढ़ो। ऑन अकाउंट ऑफ मर्जर ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग फॉर इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। जो सर्विस टैक्स में अलग एडवांस रूलिंग था, कस्टम में अलग था, सेंट्रल एक्साइज में अलग था, इनकम टैक्स में अलग था। अभी क्या कर दिया, ये सबको मर्ज करके एक एडवांस रूलिंग बना दिया है। तो उसके रिलेटेड इन्होंने बोला है कि नीचे प्रोसीजर वगैरह क्या है, एप्लीकेंट कौन होगा, रेजिडेंट वगैरह, वो उनके रिलेटेड जो है वो मर्ज कर दिया है, बस ये वाली बात है, लिखी हुई है। ठीक है, फिर नीचे वही पॉइंट है कि कौन कौन एप्लीकेंट हो सकता है। तो अभी हम लोग ने 2-3 बार देखा, नॉन रेजिडेंट हो सकता है, रेजिडेंट हो सकता है जिसका टैक्स लायबिलिटी नॉन रेजिडेंट के लिए वो एप्लीकेशन कर रहा है, थर्ड 100 करोड़ से ज्यादा वाला, चौथा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग,
और पांचवा इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। तो अभी 17 में से अपने 3 पेज हो गए हैं। अब एडवांस रूलिंग छोटा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर टाइम एग्जाम में आता है कि 6C में तो आता ही आता है, DT में भी 3 में से 2 अटेम्प्ट में तो आता ही है। रेस्ट्रिक्शन ऑन अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है? सबसे पहले अपीलेट अथॉरिटी का मतलब बेसिकली एक छोटे से टाइम स्पेन में बता देता हूँ, जिसके सामने आप जाके अपील कर सकते हो। तो 4 अपीलेट अथॉरिटी होती है, CIT अपील होता है, हाईटेट होता है बेसिकली ट्रिब्यूनल, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या लिखा है कि अगर 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 या तो आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के सामने एप्लीकेशन करो या फिर आप अपील करो, इधर आप अपील करो या इधर आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के सामने जाओ, आप दोनों नहीं कर सकते। या तो आप अपील कर सकते हो या फिर आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के सामने जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। दोनों आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा। सेक्शन 245 RR प्रोवाइड्स दैट वेयर एन रेजिडेंट एप्लीकेशन हैज मेड बाय एप्लीकेशन टू authority of advance ruling in respect of issue of decision of AAR, then any income tax authority or tribunal shall not take any decision in respect of such issue। अगर आपने authority of advance ruling के सामने डाल दिया कोई एप्लीकेशन, तो जो आपका इनकम टैक्स की अथॉरिटी है वो कोई भी तरीके का डिसीजन नहीं लेगी। इन अदर वर्ड्स, a resident assessee cannot pursue both remedy, दोनों नहीं कर सकते, या तो अपील रिवीजन करो या फिर आप AAR के सामने जाओ। इज इट ओके? फिर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग सेक्शन 245O, ये क्या सेक्शन आप पे है, आपको याद रखना है तो रखो। मेरे हिसाब से मैं फोकस नहीं करता ये चैप्टर के लिए, PGBP वगैरह में याद रखना प्रायोरिटी रहता है, बेसिकली करना चाहिए, उससे वो चैप्टर भी इजी हो जाता है। पर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग वगैरह चैप्टर के लिए आप पे है, आपको करना है तो कर सकते हो। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। कंपोजिशन मतलब क्या? बेसिकली अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है क्या? कोई आदमी थोड़ी है कि भाई ये डिसीजन देगा, वो एक कानून बनाया हुआ है, एक बॉडी बनाई हुई है, उसके अंदर कौन कौन होंगे। कंपोजिशन मतलब उसके अंदर कौन कौन होंगे उसकी बात हो रही है। तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग शैल कंसिस्ट ऑफ 4 लोग। क्या? 4 लोग। पहला कैप्टन, मैं यहां से नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, सुनो बस याद हो जाएगा। पहला कैप्टन रहेगा, दूसरा वाइस कैप्टन रहेगा, फिर CA रहेगा, फिर CS रहेगा। क्या बोला? कैप्टन, वाइस कैप्टन, CA और CS। कैप्टन का मतलब क्या? वहां का चेयरमैन। चेयरमैन क्या होगा? बेसिकली आपका कैप्टन होगा। और वाइस कैप्टन का मतलब क्या होगा? वाइस चेयरमैन। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। CA का मतलब क्या? रेवेन्यू मेंबर, जो पैसे का हिसाब रखता है। और CS का मतलब क्या? लॉ मेंबर, जो कानून का हिसाब रखता है। बेसिकली CS वाले क्या? लॉ ही पढ़ते रहते हैं, CA वाले अपना रेवेन्यू वाला काम देखते रहते हैं। तो CA मतलब रेवेन्यू मेंबर, CS मतलब लॉ मेंबर, कैप्टन मतलब चेयरमैन, वाइस कैप्टन मतलब वाइस चेयरमैन। ये फालतू चीजें मैंने जानबूझ के बोली है ताकि आपके दिमाग में रह सके। आपको वैसे नहीं याद रखना तो मत रखिए, कोई तकलीफ नहीं। पहला चेयरमैन, दूसरा वाइस चेयरमैन, तीसरा रेवेन्यू मेंबर, चौथा लॉ मेंबर। तो सबका क्वालिफिकेशन तो कुछ होगा ना भाई। अभी आपको और मेरे को थोड़ी बना के चेयरमैन बना देंगे वहां का कि भाई एडवांस रूलिंग के आप चेयरमैन बन जाओ, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो चेयरमैन का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? ये मॉड्यूल मत पढ़ो, मेरे सामने देखो और सुनो। बेसिकली 3 कंडीशन होनी चाहिए, 3 में से आप कुछ फुलफिल कर देते तो आपको बना देंगे चेयरमैन। पहला, आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहने चाहिए। जब भी आप अपॉइंट हो रहे बेसिकली वो टाइम पे आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो तो चलेगा। जज नहीं हो तो फिर आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, जो हाई कोर्ट है उसके आप चीफ जस्टिस हो। थर्ड, अब अगर आप चीफ जस्टिस भी नहीं हो तो क्या आप 7 साल तक हाई कोर्ट के जज रहने चाहिए, तो आपको चेयरपर्सन बना दिया जाएगा। पहला क्या? सुप्रीम कोर्ट का जज, फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और फिर का हाई कोर्ट का 7 साल का टाइम। ठीक है, समझ गए? या तो सुप्रीम कोर्ट का जज, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर जो पिछले 7 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा है। फिर बात करते हैं वाइस चेयरमैन कौन बन सकता है। तो वाइस चेयरमैन के लिए एक सिंपल सा कंडीशन है कि वो हाई कोर्ट का जज रहना चाहिए पिछले साल में, तो वो क्या बन सकता है? आपका वाइस चेयरमैन बन सकता है। फिर आते हैं रेवेन्यू मेंबर के बारे में। रेवेन्यू मेंबर 2 टाइप के रहेंगे। पहला, जैसे मैंने पहले बोला था कि डायरेक्ट टैक्स का और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स का एडवांस रूलिंग मर्ज हो चुका है, तो रेवेन्यू मेंबर में बेसिकली CBDT होता है और CBIC होता है, जो पहले CBEC हुआ करता था। CBIC का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जो पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम था। CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो रेवेन्यू मेंबर में अगर इनकम टैक्स के रिलेटेड एडवांस रूलिंग लेना है तो आपका CBDT का मेंबर रहना चाहिए, जब भी वो एडवांस रूलिंग का मेंबर बनने वाला है। और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिलेटेड उसको लेना है एडवांस रूलिंग, तो वो CBEC का मेंबर रहना चाहिए। ठीक है, फिर रेवेन्यू, ये देखो रेवेन्यू मेंबर फ्रॉम
इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज और रेवेन्यू मेंबर फ्रॉम इंडियन कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज सर्विसेज। तो यहाँ पे वो सीबीईसी का मेंबर रहना चाहिए और यहाँ पे वो अपना सीबीडीटी का मेंबर रहना चाहिए। फिर लास्ट क्या है, लॉ मेंबर। लॉ मेंबर के लिए क्या कंडीशन है कि भाई लॉ मेंबर का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो लॉ मेंबर का क्वालिफिकेशन है कि वो एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है मोदी जी की सरकार, उसका एडिशनल सेक्रेटरी रहने जितना उसका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, तो फिर उसको क्या एडवांस रूलिंग का लॉ मेंबर बना सकते हैं। 4 टाइप के मेंबर होते हैं, पहला होता है चेयरमैन, फिर वाइस चेयरमैन, फिर रेवेन्यू मेंबर, लॉ मेंबर। सबसे पहले चेयरमैन के लिए 3 कंडीशन, वाइस चेयरमैन के लिए एक ही कंडीशन है। रेवेन्यू मेंबर ही 2 टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स वाले, एक इनडायरेक्ट टैक्स वाले, तो वो बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं। और लास्ट क्या है, लॉ मेंबर। लॉ मेंबर एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो वाला क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्लियर है और कौन कौन होगा मेंबर वो क्लियर है, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखा है कि ये जो ऊपर वाली क्वालिफिकेशन है वो अगर अपॉइंटमेंट 26 ऑफ मई 2017 तक, उससे पहले पहले बेसिकली 26 ऑफ मई 2017 से पहले पहले अपॉइंटमेंट होता है तो ये वाली क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल है। और इसके बाद अपॉइंटमेंट होता है तो क्या कौन सा क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल होगा, तो फिर फिनांस एक्ट 2017 का सेक्शन 184 में जो दिया हुआ है वो कंडीशन एप्लीकेबल होगा, जो भी नीचे दिया हुआ है। कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सब सेम है, 1-2 इधर उधर पॉइंट अलग है जो हम लोग बात कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक क्लियर है जो हम लोग ने पढ़ा, कुछ भाई ऐसा कोई तोड़ नहीं पड़ा है, एक बार के लिए सुन लेना, एक के बाद सेकंड बार सुनोगे तो आपको सब एकदम वापस पूरा इमेज बन जाएगा दिमाग में। फिर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ सर्विस एंड द सैलरीज एंड अलाउंसेस पेएबल टू मेंबर, जो मेंबर की टर्म एंड कंडीशन रहेगी, उनको सैलरी कितना पे करना है, ये सब प्रिस्क्राइब किया रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। फिर ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज, द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा अथॉरिटी को विद सच ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, जितना उसको जरूरत है उतना एम्प्लॉय एंड ऑफिसर उसको प्रोवाइड करेगा, आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर लोकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, लोकेशन कहाँ रहेगी, लोकेशन आपकी न्यू दिल्ली में रहेगी, जो मेन अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की लोकेशन है वो कहाँ रहेगी, न्यू दिल्ली में रहेगी। उसके बाद उसको जितनी ब्रांचेस खोलनी है उतनी ब्रांचेस खोल सकता है, जितनी नेसेसरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाई करेगी, उस हिसाब से खोल सकता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, जो बेंचेस रहेगी, बेंचेस मतलब क्या, उसकी कितनी ब्रांच रहेगी उसको यहाँ पे बेंच बोलते हैं। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग मे बी डिस्चार्ज बाय इट्स बेंचेस एज मे बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय चेयरमैन फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर देयरऑफ। कुछ ऐसी खास बात नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूट कैसे करेगी, चेयरमैन और मेंबर के हिसाब से, जो एग्जाम के रिलेवेंट नहीं है। फिर कंपोजिशन ऑफ बेंचेस, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बेंचेस जो रहेगी उसका कंपोजिशन कैसे रहेगा, बेंच में चेयरमैन रहेगा मतलब कैप्टन रहेगा, या फिर वाइस चेयरमैन। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बीच में और है, मतलब या तो चेयरमैन या तो वाइस चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन एंड 1 रेवेन्यू एंड 1 लॉ मेंबर। चेयरमैन या वाइस चेयरमैन में से एक प्लस एक रेवेन्यू मेंबर रहेगा, एक लॉ मेंबर रहेगा। हाउएवर वेयर द अथॉरिटी इज डीलिंग विद एप्लीकेशन सीकिंग विद एनी मैटर रिलेटिंग टू इनकम टैक्स, अगर कोई इनकम टैक्स के रिलेटेड मैटर है एडवांस रूलिंग के सामने, तो फिर रेवेन्यू मेंबर कौन सा रहेगा, वो सीबीडीटी वाला रहेगा, सीबीएसई वाला नहीं रहेगा, कॉमन सेंस की बात है। अगर इनकम टैक्स के रिलेटेड एडवांस रूलिंग के सामने एप्लीकेशन आया है तो कौन सा मेंबर रहेगा, सीबीडीटी वाला रहेगा, लॉ रेवेन्यू मेंबर। फिर लास्ट पॉइंट, एनी वैकेंसी इन ऑफिस, अगर कोई ऑफिस में वैकेंसी हो जाता है, कैसे वैकेंसी होता है कि चेयरमैन जो है उसका डेथ हो गया या चेयरमैन छोड़ के चला गया, या फिर कोई और रीजन है जैसे चेयरमैन भाई चला गया, अभी चेयरमैन नहीं है, उसकी वजह से वैकेंसी हो गया, तो क्या होगा, जो सीनियर मोस्ट वाइस चेयरमैन रहेगा, जो सबसे सीनियर वाइस चेयरमैन रहेगा, जब तक न्यू चेयरमैन अपॉइंटमेंट नहीं होता, न्यू चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं होता, तब तक वो सीनियर मोस्ट वाइस चेयरमैन जो है वो ड्यूटी संभालेगा, ठीक है। फिर क्या है, इन केस अगर चेयरमैन समझो अभी अवेलेबल नहीं है, वैकेंसी हो गया, पर वो वापस लौट के आएगा, मतलब कैसा, अगर वो छुट्टी पे चला गया है, बीमार हो गया, ऐसा सब केस पे, तो जब तक वो पुराना चेयरमैन वापस नहीं आ जाता तब तक जो वाइस चेयरमैन है, सीनियर मोस्ट वाइस चेयरमैन, वो चेयरमैन बनेगा, उसका काम संभालेगा। तो पहले पॉइंट में क्या था, चेयरमैन कभी वापस आएगा ही नहीं, तो जब तक चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं होता तब तक सीनियर मोस्ट वाइस चेयरमैन संभालेगा। यहाँ पे चेयरमैन वापस आएगा, छुट्टी पे गया, बीमार हुआ, जो भी, तो वो केस में सीनियर मोस्ट वाइस चेयरमैन, जब तक चेयरमैन नहीं आता, ठीक
ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है, बेसिकली अभी तक हम लोग ने एडवांस रूलिंग के 5 लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं वो सीखा है। फिर हम लोग ने देखा था कि या तो अपील करो या एडवांस रूलिंग करो, दोनों को साथ में नहीं कर सकते। फिर कंपोजिशन देखा था कि कौन कौन चेयर, कैप्टन, वाइस कैप्टन, सीए, सीएस, बस इतना समझ लो, उसकी क्वालिफिकेशन समझ ली। टर्म एंड कंडीशन में कुछ ऐसा खास नहीं लिखा, ऑफिसर एंड एम्प्लॉय में कुछ खास नहीं लिखा, लोकेशन कहाँ रहेगा, दिल्ली में रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस कुछ खास नहीं है। यहाँ पे एक चीज खास है कि चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन, और या तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन में से एक, प्लस 1 रेवेन्यू मेंबर एंड 1 लॉ मेंबर। ठीक है, फिर अथॉरिटी अगर डील कर रहा है किसके साथ, अगर अथॉरिटी इज डीलिंग विद इनकम टैक्स के रिलेटेड, एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन है इनकम टैक्स के रिलेटेड, तो रेवेन्यू मेंबर जो रहेगा वो कौन रहेगा, रेवेन्यू मेंबर कौन रहेगा, सीबीडीटी वाला रहेगा। फिर वैकेंसी वाला टॉपिक पढ़ लिया हम लोग ने। फिर अभी जो हम लोग ने देखा था फिनांस एक्ट 2017 में अमेंडमेंट जो आए थे कि 26 मई 2017 के बाद अगर किसी का अपॉइंटमेंट होता है तो उस केस में टर्म एंड कंडीशन वगैरह क्या होगी, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सेक्शन 184 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017 क्या बोलता है, पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल बना सकता है। ठीक है, इस पर कुछ ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। टर्म ऑफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर ऑफ द अथॉरिटी, मतलब चेयरमैन, कैप्टन, वाइस कैप्टन, मेंबर कौन, रेवेन्यू मेंबर या लॉ मेंबर, उनका टाइम पीरियड, कितने टाइम तक वो अपॉइंटमेंट कर, मतलब कितने टाइम तक वो काम काज संभालेंगे, क्या एक बार अपॉइंट हो गए लाइफ टाइम के लिए वो लोग यहीं पे रहेंगे क्या, नहीं, मैक्सिमम वो लोग कितना, 5 साल के लिए, मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए वो लोग क्या करेंगे, 5 इयर्स के लिए वो अपना पोजीशन संभालेंगे और उसके बाद उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। यहां पे क्या लिखा है कि एक सेकेंड, the chairman, vice chairman or a member of authority shall hold office of such term as specified in the rule made by central government but not exceeding 5 years। 5 साल से ज्यादा वो लोग अपने ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते from the date of on which he enters upon the office and shall be eligible for reappointment। वो लोग रीअपॉइंटमेंट उनका हो सकता है, मतलब कितना मैक्सिमम, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, 5 साल, मैक्सिमम 5 साल वो लोग काम कर सकते हैं, 5 साल के बाद उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। पहला पॉइंट फिनांस एक्ट 2017 के 184 सेक्शन में ये काम की चीज है। फिर एज क्राइटेरिया, मैक्सिमम कितनी एज तक ये लोग काम कर सकते हैं, तो चेयरमैन का मैक्सिमम एज कितना है, 70 इयर्स, मैक्सिमम 70 इयर्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम एज क्या रहेगा उसके बारे में बात की हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट में बेसिकली कानून में लिख दिया कि मैक्सिमम एज ये रहेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि मैक्सिमम में से कितना साल उनको नोटिफाई करना है, वो कर सकती है। आगे बताता हूँ क्या है, चेयरमैन का कितना 70 इयर्स और वाइस चेयरमैन और बाकी सब मेंबर का 67 इयर्स, ये मैक्सिमम लिखा था कानून में। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे नोटिफाई किया हुआ है एज, तो एज कितना चेयरमैन का, मतलब बेसिकली अब तक को यही याद रखना है, चेयरमैन का 70 इयर्स, वाइस चेयरमैन का 65 इयर्स और मेंबर का यहाँ पे अमेंडमेंट है, पहले 62 था शायद, अभी 65 कर दिया है। तो सिंपल सी बात है, चेयरमैन का मैक्सिमम 70 इयर्स तक वो काम कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता, और वाइस चेयरमैन और मेंबर कितना 65 इयर्स तक काम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो ऊपर क्या लिखा था समझा क्या, ऊपर ये लिखा था कि मैक्सिमम कानून में लिख दिया था कि मैक्सिमम इतना टाइम तक ही कर सकते हैं, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो नोटिफाई करना है वो कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, यहाँ पे तो 70 इयर्स ही रखा है, चेयरमैन 70 इयर्स तक काम कर सकता है और वाइस चेयरमैन और बाकी सब मेंबर 65 इयर्स तक काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? 5 साल, 60, 70, 67 और 70 और 65, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। ऊपर क्वालिफिकेशन देखा तो किसके लिए था, अगर 26 मई 2017, 26 ऑफ मई 2017 से पहले किसी का अपॉइंटमेंट होता है तो वो क्वालिफिकेशन लगेगा, उसके बाद होता है तो ये वाला क्वालिफिकेशन लगेगा। चेयरमैन इज अ पर्सन हु इज और हैज बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ऊपर क्या था, एक और नीचे था, क्या था, 7 साल तक हाई कोर्ट का जज, वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 ही है, या तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सिंपल है, ऊपर का याद कर लिया ऑटोमेटिक ये याद आ जाएगा। वाइस चेयरमैन अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ऊपर भी सेम था यहाँ पे भी सेम है। रेवेन्यू मेंबर फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विस इज क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ सीबीडीटी, ऊपर भी यही था। एंड एन ऑफिसर ऑफ इंडियन कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, वो यहाँ पे भी सेम है, वहां पे 2 अलग अलग कॉलम दिए थे, रेवेन्यू मेंबर डायरेक्ट टैक्स वाला, रेवेन्यू मेंबर इनडायरेक्ट टैक्स वाला। यहाँ पे क्या किया है, रेवेन्यू मेंबर में ही दोनों का डिटेल डाल दिया, या तो वो सीबीडीटी का मेंबर बन सके या सीबीईसी का मेंबर या सीबीआईसी का, जो भी। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो बॉक्स में दिया हुआ है ये ऊपर नहीं था। एंड हैज परफॉर्म जुडिशियल
क्वासी जुडिशियल और एडजुडिकेटिंग फंक्शन फॉर 3 इयर्स, कम से कम उससे 3 साल तक या तो जुडिशियल कानून वाले काम, क्वासी जुडिशियल मतलब पार्टली कानून वाले काम, या एडजुडिकेटिंग वो अपन लॉ वगैरह में पढ़ते हैं कि बेसिकली जुडिशियल एक्टिविटी में वो 3 साल तक रहना चाहिए, प्लस उसको सीबीडीटी का मेंबर या सीबीआईसी या सीबीसी जो भी बोलो उसका मेंबर रहना चाहिए। इज इट क्लियर? और चौथा कौन सा है लॉ मेंबर, उसका सेम ही है, वो हैज बीन कंबाइंड पीरियड ऑफ 10 इयर्स हैज बीन डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ऊपर क्या था लॉ मेंबर, ऊपर लॉ मेंबर था जो एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बन सकता है, वो वहां पे लॉ मेंबर बन सकता है। यहाँ पे क्या है, हु हैज फॉर अ कंबाइंड पीरियड ऑफ 10 साल, 10 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो तो उसको क्या लॉ मेंबर बना देंगे। ठीक है, ये पता है कि ये लोग ने पता नहीं क्यों दिया, पर दिया है तो अपने को पढ़ना पड़ेगा, कोई टफ नहीं है भाई। 17 पेज का तो चैप्टर है, 7 पेज अपने हो गए हैं, पीछे के 3-4 पेज तो टेस्ट और नॉलेज है। सो इज इट ओके? जानबूझ के थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं मैं, मुझे पता है, फास्ट जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाना चाहता हूँ कि कहाँ से क्या चल रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, वैकेंसी एटसेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग। अगर कोई वैकेंसी वगैरह हो गया तो ये कोई बात नहीं होती कि अगर कोई वैकेंसी है गया तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोसीडिंग हुआ है वो पूरा इनवैलिडेट हो जाएगा। हमने क्या सीखा अभी तक, हम लोग ने सीखा कौन एप्लीकेशन कर सकता है, वो वाला पार्ट सीखा था, फिर एक अपील का रेस्ट्रिक्शन सीखा था, फिर एक चीज सीखा था कि कंपोजिशन क्या रहेगा, कितने मेंबर रहेंगे, उनका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, मतलब अंदर अंदर की बातें सीखी थी। अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं एडवांस रूलिंग को, और जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो एडवांस रूलिंग कैसे उसका रिस्पॉन्स करेगा, फिर कब एप्लीकेशन वॉइड हो सकता है, कहां कहां तक वो एप्लीकेशन बाइंडिंग होगा, ये सब सीखे। मतलब अभी तक हम लोग ने अंदर की चीजें सीखी, अभी हम लोग बाहर की चीजें सीखेंगे कि कैसे क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मेरे को एडवांस रूलिंग करना है, मतलब एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन करना है, सबसे पहले तो मैं एप्लीकेंट की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब या तो मैं नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, या रेजिडेंट 100 करोड़ से ऊपर, या रेजिडेंट जो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे ले रहा है, या पब्लिक सेक्टर कंपनी, या गार वाला। तो फिर अगर मेरे को एप्लीकेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, 245Q1 प्रोवाइड्स दैट एन एप्लीकेंट डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग एन एडवांस रूलिंग में मेक एन एप्लीकेशन। तो मैं एक एप्लीकेशन मेक कर सकता हूँ स्टेटिंग द क्वेश्चन, मुझे क्या सवाल पूछना है, स्टेटिंग द क्वेश्चन ऑन विच एडवांस रूलिंग इज टू बी सॉल्व्ड, मुझे क्या क्वेश्चन पूछना है उसके लिए मैं प्रिस्क्राइब फॉर्म में और प्रिस्क्राइब मैनर जो दिया हुआ है उसमें एप्लीकेशन कर सकता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन जो होगा वो क्वाड्रा डुप्लीकेट में होगा, मतलब 4 कॉपी मेरे को देनी पड़ेगी, शायद उन लोग के पास प्रिंटर जेरोक्स मशीन रहेगा नहीं, इसलिए मैं क्या एप्लीकेशन 4 कॉपी में दूंगा, और उसके साथ मैं फीस दूंगा। ये 10,000 भूल जाओ, ये कोई काम का नहीं। इसमें क्या लिखा है, 10,000 का फीस, या जो नीचे प्रिस्क्राइब फीस है, दोनों में से जो हायर रहेगा वो फीस पे करना है। नीचे वाला ऑब्वियसली इससे हायर है तो नीचे वाला ही देखते हैं। इसमें हम लोग ने क्या देखा, पहला पॉइंट तो सिंपल देखा कि जिसको एप्लीकेशन करना है वो भाई कर सकता है प्रिस्क्राइब मैनर में, फिर 4 कॉपी में देना, एक एक काम की चीज है, और फीस क्या है वो नीचे देख लेते हैं। फीस एन एप्लीकेंट रिफर्ड टू क्लॉज 1, 2, 2A, 2B, ये सब छोड़ो, मैं बताता हूं, उतना ध्यान रखो। अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 करोड़ से कम है, मतलब 100 करोड़ तक है, 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है, मतलब अप टू 100 करोड़ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं अप टू 100 करोड़, तो आपको फीस कितना पे करना है पता है, 2 लाख रुपए पे करना है। कितना? अप टू 100 CR, तो आपको फीस कितना, 2 लाख रुपया पे करना है। अगर 100 करोड़ से लेकर 300 करोड़ है तो आपको फीस 5 लाख रुपया पे करना है, और अगर 300 करोड़ से ज्यादा आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है तो आपको फीस पे करना है 10 लाख रुपया। अगर अप टू 100 करोड़ 100 करोड़ रुपए तक है तो आपको 2 लाख, 100 से 300 5 लाख, 300 से ऊपर है तो 10 लाख। ये तो फीस है, ये याद रखने। लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसको और वो गार वाले पॉइंट को कंबाइन करके एक एमसीक्यू पूछा था, बहुत अच्छा था, और ऐसा पूछ सकते हैं। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और एक बस यहाँ पे 10,000 है किसके, पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनके केस में फीस कितना लगेगा, 10,000 रुपया। ठीक है, 4 तरीके की फीस है भरनी है, ये बिना देखे बोलो। अगर आपका ट्रांजेक्शन का वैल्यू 100 करोड़ रुपए तक है तो आपका फीस कितना रहेगा, 2 लाख, 100 करोड़ से 300 करोड़ तक है तो 5 लाख, 300 करोड़ से ऊपर है तो 10 लाख। ठीक है, उसके बाद अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया। ये क्लियर है? क्लियर है। सो इसमें याद करना है कुछ नहीं, 2-3 बार वीडियो सुनोगे तो याद हो जाएगा। रूल 44E प्रिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर बीइंग एडवांस रूलिंग, वो फॉर्म के बारे में बात करता है, अपने को नहीं दिया तो ध्यान नहीं देखना। एवरी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन रूल 44E शाल बी अकम्पेन्ड बाय प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, उसके साथ चालान वगैरह लगाना पड़ेगा पेमेंट का। ठीक है, ये वाला अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने
एप्लीकेशन किया, आपने कर दिया एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन, अभी आपके दिमाग में आया कि भाई मुझे नहीं करना चाहिए था, तो मैं क्या वापस विड्रॉ कर सकता हूँ क्या एप्लीकेशन? क्या मैं अपना एप्लीकेशन वापस विड्रॉ कर सकता हूँ? तो विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आप अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद कर सकते हैं कि नहीं, ये लाइन देख के तो लगता है नहीं कर सकते, पर नीचे वाला जब क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें ऐसा लिखा है कि उसके बाद एडवांस रूलिंग के ऊपर है, उसको अगर देना है कि भाई हाँ कर ले तो वो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। 30 दिन के अंदर अंदर पर आप अपना एप्लीकेशन वापस विड्रॉ कर सकते हो। तो एप्लीकेशन वाले पॉइंट में हम लोग ने क्या सीखा, कोई भी एसएससी को अगर एप्लीकेशन कर सकता है तो वो प्रिस्क्राइब मैनर में कर सकता है। 4 कॉपी में देगा, फीस 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अप टू 100 करोड़ 2 लाख, 100 टू 300 5, 300 से ऊपर 10। ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग ने क्या सीखा था, फिर हम लोग ने देखा कि विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपको विड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो। इज इट ओके? अभी एक क्वेश्चन है, मिस्टर क्यू नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट है तो एप्लीकेशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मेड एन एप्लीकेशन टू अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ऑन 2/7/2020, 2 जुलाई 2020 को उसने एप्लीकेशन किया इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शन प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय हिम, उसने जो ट्रांजैक्शन प्रपोज टू अंडरटेकन किया उसके रिलेटेड। ऑन 31st August 2020 ही डिसाइडेड टू विड्रॉ द सेड एप्लीकेशन ऑन 31st August, मतलब 2 अगस्त के 30 दिन के तो बाद उसने किया, ऑब्वियसली बात है, काफी टाइम हो गया, 50 दिन हो गया। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि भाई उसको विड्रॉ करना है एप्लीकेशन। क्या वो विड्रॉ कर सकता है? एक बार के लिए आप आंसर पढ़ो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक 30 सेकंड के लिए पॉज करो और आगे बढ़ो। पढ़ लिया? तो सेक्शन 245 क्यू क्या बोलता है, आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपका एप्लीकेशन विड्रॉ, आपको एप्लीकेशन विड्रॉ करना है, उसके बाद आप नहीं कर सकते, जो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है। हाउएवर सेकंड पैराग्राफ इंपॉर्टेंट, द एएआर इन एमके जैन, एमके जैन मतलब क्या, जो केस लॉ का नाम है, एमके जैन करके एक अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के सामने केस हुआ रहेगा, हैज ऑब्जर्व दैट through section 245q3 provides that an application may be withdrawn by applicant within 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं। This is however, ये वाला important है, does not preclude the authority of advance ruling from permitting withdrawal of the application after said period, मतलब इसके बाद भी अगर authority of advance ruling को करना है कि भाई हाँ भाई विड्रॉ कर दे, उसको जस्टिफाई लगता है सर्कमस्टेंसेस के, भाई सही बोल रहे हैं, इसको कर देना चाहिए विड्रॉ, तो वो परमिशन दे सकता है, उसके ऊपर है, मतलब बाद में फाइनल अथॉरिटी एडवांस रूलिंग के पास है। अगर उसको लगता है विड्रॉ कर दे तो कर ले, नहीं तो नहीं करे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 डन। फिर प्रोसीजर ऑफ रिसीव, बाद में जब एप्लीकेशन मिल गया किसको, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को, तो उसके बाद एडवांस रूलिंग क्या करेगा उसकी बात करें। सबसे पहले तो क्या एसएससी ने एप्लीकेशन किया, उसके लिए क्या कंडीशन वगैरह थी वो हम लोग ने देखी। अभी जब एडवांस रूलिंग को मिल गया उसका एप्लीकेशन, तो वो क्या करेगा उसकी बात करते हैं। द अथॉरिटी ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जब उसको एप्लीकेशन मिला तो विल सेंड अ कॉपी टू प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, या तो वो प्रिंसिपल कमिश्नर या जो कमिश्नर रहेगा उसको एक कॉपी सेंड करेगा। वेदर कंसिडर नेसेसरी, जो जरूरी रहेगा, कॉल अपॉन अ प्रिंसिपल, ये सब फालतू चीजें, सिर्फ इतना समझ लो कि वो क्या करेगा, एक कॉपी कमिश्नर को भेजेगा, वो रिलेटेड कमिश्नर को। सेकंड क्या, इधर या तो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। या तो एप्लीकेशन जो आएगा या क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई ठीक है आपके टर्म एंड कंडीशन पूरे हो रहे हैं, तो भाई आपको हम लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम आपका केस ले लेते हैं। दूसरा एप्लीकेशन में, सॉरी लाइट चला गया था यहाँ पे, मैं राजस्थान में फिलहाल, तो इग्नोर कीजिए। तो वापस रिवाइंड करते हैं। हाँ, तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या करेगा, सबसे पहले अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग कमिश्नर के पास एप्लीकेशन को भेजेगा कुछ चाहिए तो देखने के लिए, फिर या तो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर वो रिजेक्ट कर सकता है। बट अभी इंपॉर्टेंट है कि जो नीचे आने वाले केसेस है इसमें हमेशा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जो है वो केस को रिजेक्ट ही करेगा, एप्लीकेशन को रिजेक्ट ही करेगा, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इन केसेस में। फर्स्ट केस क्या है, अगर आपका जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन दे रहा है, उसका कोई भी केस अपील में चालू है पहले से कहीं पे भी, या सीआईटी अपील या फिर आईटेट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये केसेस में, ये जो नीचे 3-4 केस आपको दिख रहे हैं, इस केसेस में हमेशा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या करेगा, आपका एप्लीकेशन जो है वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। सबसे पहले क्या, इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी,
अपीलेट ट्रिब्यूनल और एनी कोर्ट मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई अपील पड़ा हुआ है, जो हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा था सेकेंड पॉइंट जो अपना अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का था, कि या तो आप अपील कर सकते हो या फिर आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में एप्लीकेशन कर सकते हो, दोनों नहीं कर सकते, ठीक है। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। हाउएवर अ रेजिडेंट फॉलिंग इन विद इन द क्लास ऑफ कैटेगरी, मतलब क्या पब्लिक सेक्टर कंपनी, अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है, वो अपीलेट वो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के सामने एप्लीकेशन कर सकता है, भले ही उसका अपील चालू है कहीं पे भी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि आप कहीं पे भी अगर आपका अपील चालू है तो आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में अपील नहीं कर सकते, अगर करोगे तो क्या करेगा, हमेशा रिजेक्ट कर देगा। पर पब्लिक एक्सेप्शन क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा, जब डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू के लिए आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो, मतलब आपका एप्लीकेशन का पर्पस क्या है, आप कोई भी फेयर मार्केट वैल्यू किसी प्रॉपर्टी का निकालना चाहते हो, इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। भाई अगर कोई एफएमवी निकालना है तो उसके लिए वैल्यूएशन ऑफिसर वगैरह बैठे, तुम वहां जाओ भाई, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का टाइम क्यों खा रहे हो। थर्ड पॉइंट, अगर आप क्या कर रहे हो, आप इसलिए एप्लीकेशन कर रहे हो ताकि आपका प्राइमरी पर्पस क्या है, आप टैक्स अवॉइडेंस के लिए, मतलब आप टैक्स बचाने के लिए आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन कर रहे हो, तो वो केस में नहीं चलेगा। रिलेट्स टू अ ट्रांजैक्शन और इश्यू विच इज डिजाइन प्राइमा फेसी ऑन फेस, मतलब वो ट्रांजैक्शन वो इश्यू जो फेस पे दिख रहा है कि अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स है, वो किसके लिए है, इनकम टैक्स बचाने के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा, डायरेक्ट आपको लात मार के निकालेगा। पर दो केसेस पे भले ही आप टैक्स बचाने के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो भी आपका केस सिलेक्ट कर सकता है। पहला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के केस में, पीएसयू के केस में, और दूसरा इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट गार वाले केस में, दो केस में वो एक्सेप्ट कर सकता है। सबसे पहले हम लोग ने क्या बोला, जब उसके पास एप्लीकेशन आएगा वो कमिश्नर के पास भेजेगा, कमिश्नर के पास भेज दिया, फिर या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, पर ये केसेस पे हमेशा रिजेक्ट करेगा। पहला केस कौन सा था, पहला केस ये था कि अगर आपका कोई और वही मैटर पे कोई अपील चालू है तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं कर सकता, रिजेक्ट कर देगा डायरेक्टली। बट अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का अपील चालू है तो करेगा। सेकंड, का फेयर मार्केट वैल्यू के लिए आपने कोई एप्लीकेशन किया है तो हमें डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा। तीसरा, अगर टैक्स अवॉइडेंस के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो, टैक्स बचाने के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो, तो क्या रिजेक्ट कर देगा। पर अगर एक्सेप्शन क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनी टैक्स बचाने के लिए कर सकता है, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के केस में है तो आप कर सकते हो। होप इट इज क्लियर। फिर however नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड अनलेस एंड, अगर आप एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हो तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, मतलब जिसका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया उसको बुलाना पड़ेगा कि भाई तू भी अपना पक्ष तो रख, तू भी अपना बात तो रख कि भाई क्या बोलना चाहता है, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, और वो ऑर्डर जो है उसमें रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्ट किया है, ठीक है, वो सब नॉर्मल बातें हैं। वेयर एन एप्लीकेशन इज अलाउड, अगर एप्लीकेशन उसने एक्सेप्ट कर दिया, द अथॉरिटी वुड प्रोनाउंस इट्स, मतलब अथॉरिटी को क्या अपना रूलिंग जो है वो प्रोनाउंस करना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा ऑन दैट क्वेश्चन स्पेसिफाइड इन द application after examining such further material as may be placed before it by the applicant or obtained by authority, ठीक है। An applicant on request can appear either in person or represented through a duly authorized representative, या तो खुद पर्सन में आ सकता है अगर उसको बुलाया तो, या फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है। वो सब काम का नहीं, अभी जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो बहुत काम का है। अथॉरिटी को, जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है, उसको कब तक अपना रूलिंग पास करना है, टाइम लिमिट क्या है। द अथॉरिटी विल pronounce the advance ruling within 6 months from the receipt of application, जब एप्लीकेशन मिला उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको रूलिंग देना है। ये एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं। बाय द अथॉरिटी एंड द कॉपी ऑफ एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस्ड डली साइन बाय मेंबर एंड सर्टिफाइड शैल सेंड टू एप्लीकेंट एंड मेंबर, मतलब क्या 6 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन जो आया था उसका रिजोल्यूशन करना है, प्रोनाउंसमेंट करना है रूलिंग का, और वो जो 6 महीने में किया उसके बाद जो भी सर्टिफाइड रिपोर्ट वगैरह है वो एक तो मेंबर को देनी है, एप्लीकेंट को देनी है, और दूसरा कमिश्नर को देनी है, ठीक है। 6 महीने वाला टाइम ये याद रखना। ये वाले 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब ध्यान में रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका टेस्ट और नॉलेज में है। जब हम लोग टेस्ट और नॉलेज वाले क्वेश्चन करेंगे, मैं बता देता हूं आपको, जब हम लोग टेस्ट और ये वाला क्वेश्चन, जब हम लोग टेस्ट और नॉलेज वाले क्वेश्चन करेंगे तो साथ में हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, अभी तक हम लोग ने सिंपल सी चीज देखी है कि सबसे पहले देखा था कि कौन एप्लीकेशन कर सकता है, फिर एक अपील वाला रेस्ट्रिक्शन देखा था, फिर
अंदर की बातें देखी थी, कंपोजिशन क्या रहेगा, उनका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज रेस्ट्रिक्शन क्या रहेगा, वो सब। फिर एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन करेगा वो क्या करेगा, क्वाड्रेटिक डुप्लीकेट में करेगा, फीस कितना रहेगा। फिर जब एप्लीकेशन मिलेगा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को तो वो क्या करेगा, वो कमिश्नर को भेजेगा, फिर हम लोग कब रिजेक्ट करेगा, कब एक्सेप्ट करेगा, वो सब चीजें देखिए। अभी कुछ केसेस में अभी देखेंगे कि जो आपने एप्लीकेशन किया वो किस किस पे बाइंडिंग होगा, मतलब किस किस पे बाइंडिंग होगा। समझो कि मैंने एडवांस, मेरा कुछ केस था, वो मैंने एडवांस रूलिंग के पास लेके गया और उसने उस पर अपना जजमेंट दिया। सेम टू सेम बिजनेस मेरे भाई का, एकदम सेम टू सेम बिजनेस, कोई चेंज नहीं है, और सेम ट्रांजेक्शन पे उसको रूलिंग चाहिए, तो वो क्या, जो मेरे को रूलिंग मिला था, जो मुझे जजमेंट मिला था, वो क्या मान सकता है क्या? ऐसे सब क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो वो केस में ये जानना जरूरी है कि जो एडवांस रूलिंग है वो किसके ऊपर बाइंडिंग होगी। तो सबसे पहले तो किस पे बाइंडिंग होगी, एप्लीकेंट पे बाइंडिंग होगी। जिसने एप्लीकेशन दिया सबसे पहले तो उसके ऊपर बाइंडिंग होगी। सेकंड, जो ट्रांजैक्शन के ऊपर एप्लीकेशन दिया गया है, जैसे कौन सा ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर जो एप्लीकेशन दिया है उसके ऊपर रूलिंग बाइंड होगी। और तीसरी, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर और उनके नीचे वाले जितने भी अथॉरिटी है उनके ऊपर, मतलब बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी अथॉरिटी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और उनके नीचे वाले लोग, ऊपर वाले नहीं, 3 लोगों पे ही बाइंडिंग होगी। पहला एप्लीकेंट के ऊपर जिसने एप्लीकेशन किया, दूसरा जिस ट्रांजेक्शन के ऊपर एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन किया उसके ऊपर, तीसरा कमिश्नर के ऊपर और उनके नीचे वाले इनकम टैक्स अथॉरिटी। पहला एप्लीकेशन किया उस पे, दूसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तीसरा ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्लियर है। ये इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये बहुत बार एग्जाम में आता है, राम बलराम वाला। मिस्टर बलराम इज अ नॉन रेजिडेंट। मिस्टर बलराम जो है वो कौन है, नॉन रेजिडेंट है। द अपील पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 1920 इज पेंडिंग बिफोर द आईटेट। द इश्यू इन्वॉल्व्ड बीइंग कंपटीशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट एंड टैक्स देयरऑन। ठीक है, द सेम इश्यू परसिस्ट फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एज वेल। 2021 के लिए भी सेम इश्यू पेंडिंग है। मिस्टर बलराम्स ब्रदर मिस्टर कृष्णा, बलराम का भाई कौन है, कृष्णा है, हैज ऑब्टेन्ड एडवांस रूलिंग अंडर चैप्टर, ये वाला जो भी चैप्टर है उसके अंदर, फ्रॉम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ऑन आइडेंटिकल इशू। सेम केस है कृष्णा का और सेम केस है बलराम का। बलराम के केस में अपील वगैरह पेंडिंग है, ठीक है, वो बिफोर आईटेट है 1920 के केस पे, और 2021 के केस में कोई अपील पेंडिंग नहीं है। तो अभी 2021 के केस में वो क्या सोच रहा है कि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाए कि नहीं जाए, क्योंकि कृष्णा जो है उसको सेम टू आइडेंटिकल इश्यू पे ऑलरेडी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कुछ रूलिंग दे दिया है। मिस्टर बलराम उसने प्रपोज किया है टू यूज द सेड रूलिंग फॉर असेसमेंट ईयर पर्टेनिंग टू द असेसमेंट ईयर 2021। बलराम क्या बोल रहा है कि जो कृष्णा को आपने रूलिंग दिया है वो सेम रूलिंग वो यूज कर सकता है क्या, प्रपोज टू यूज द सेड रूलिंग, वो क्या वो सेम रूलिंग यूज कर सकता है, कैन ही डू सो, नहीं कर सकता है। वही मैंने एग्जांपल दिया था, किस किस पे बाइंडिंग होगा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का रूलिंग, पहला एप्लीकेंट पे जो कृष्णा पे होगा, बलराम पे नहीं होगा। जो कृष्णा ने ट्रांजैक्शन किया था वही ट्रांजैक्शन पे होगा, उसके आइडेंटिकल ट्रांजैक्शन पे नहीं होगा। तीसरा डिपार्टमेंट पे होगा। तो यहाँ पे बलराम के केस में कोई इश्यू है ही नहीं। तो एज पर दिस सेक्शन द एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस अंडर सेक्शन दिस द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग शैल बाइंडिंग ओनली ऑन द एप्लीकेंट, से वो एप्लीकेंट पे ही बाइंडिंग होगा, हु हैड सॉट इट, जिसने वो मांगा था, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन के ऊपर ही बाइंडिंग होगा, पहला एप्लीकेंट पे दूसरा ट्रांजैक्शन पे। इट शैल ऑल्सो बाइंड ऑन द वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे। तो पहले पॉइंट में तो क्या लिखा है, जो वो तीनों चार्ट बना के दिया था उसको ही पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है। फिर क्या लिखा, इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन मिस्टर बलराम कैन नॉट यूज द एडवांस रूलिंग। मिस्टर बलराम जो है वो यूज नहीं कर सकता एडवांस रूलिंग on identical issue by his brother for his assessment year pertaining to 2021। फिर कुछ नीचे नोट दिया हुआ है, though the ruling of AAR is not binding on others, but there is no bar on tribunal taking a view of forming of opinion on consonance with reasoning of authority of advance ruling। मतलब क्या भाई, जो authority of advance ruling ने जो जजमेंट दिया है, करेक्ट रूलिंग दी है, उसको आप यूज नहीं कर सकते। पर कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो रूलिंग को बेस बना के अपना जजमेंट नहीं दे सकता। वो जो रूलिंग आया था उसको बेस बना के वो अपना बिल्कुल जजमेंट दे सकता है। वही लिखा, दो द रूलिंग ऑफ AAR इज नॉट बाइंडिंग ऑन अदर, दूसरों पे बाइंडिंग नहीं है, बट देयर इज नो बार, कोई रुकावट नहीं है, और ट्रिब्यूनल के ऊपर कोई रुकावट नहीं है, टेकिंग अ व्यू और फॉर्मिंग एन ओपिनियन, अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए या एक व्यू लेने के लिए, इन कंसोनेंस विथ रीजनिंग ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग डिहर्स द बाइंडिंग नेचर। ठीक है, मतलब वो अपना जजमेंट देने के लिए इसको बेस ले सकता है।
फिर कुछ केसेस में एडवांस रूलिंग हमेशा वॉइड होगी। कौन से 2 केसेस है, एक तो फ्रॉड और एक मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। ये 2 केस में फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट में हमेशा 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 एडवांस रूलिंग क्या रहेगी, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगी, वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, जो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था बहुत टाइम पहले, हमेशा क्या वॉइड एब इनिशियो हो जाएगी। फिर ये क्वेश्चन ऊपर वाले पे ही है कि कब कब वॉइड हो सकती है, तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का फैक्ट के ऊपर हो सकती है, एक बार रीड कर लेना। फिर पावर्स ऑफ अथॉरिटी, पावर ऑफ इनकम एडवांस रूलिंग क्या रहेगा, वही सब पावर जो सिविल कोर्ट के पास है, वही सब पावर किसके पास आएगी, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास आएगी। सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है वही इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास भी होती है, वही एडवांस रूलिंग के पास ही होती है। तो कौन कौन सी पावर है, ABCD, क्या ABCD सर क्या बोल रहे हैं, ABCD, A फॉर अटेंडेंस, सुन लो याद कर लो, याद हो जाएगा। A फॉर अटेंडेंस, B फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट, C फॉर कमीशन या समन जो भी बोलो, C यानी कमीशन, और D यानी डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। A फॉर अटेंडेंस, B यानी क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, C यानी कमीशन या समन, D यानी डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। तो यही जो ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया हुआ है। द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हैज द पावर कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनिंग द करेक्टनेस और अदरवाइज द स्टेटमेंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकता है क्या, प्रोडक्शन या कंपेलिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। B क्या था, B यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स था। Under section 245U, the authority of advance ruling shall have the power vested in the civil court under the civil, जो civil court के power है वही CRPC में दी है, वही same power है तुम्हारे पास भी। Accordingly, the authority of advance ruling shall have the same power as vested in the court under the Code of Civil Procedure, basically when trying a suit in respect of following matter, namely पहला क्या, A यानी क्या था, A यानी enforcing the attendance, A यानी attendance of any person including any officer of banking company and examining him on oath। B यानी क्या था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कंपेलिंग एंड प्रोडक्शन। C यानी क्या था, इश्यूइंग कमीशन या समन भी बोल सकते हैं। D यानी डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, ये जस्ट याद करने के लिए ABCD याद रख लो, आपको याद हो जाएगा। फिर प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी का कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल सी चीज लिखे, द अथॉरिटी सब्जेक्ट टू प्रोविजन अंडर दिस चैप्टर हैज पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, उसके पास खुद के प्रोसीजर रेगुलेट करने का पावर है। इन ऑल मैटर, सब मैटर में अराइजिंग आउट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ इट्स पावर अंडर दिस एक्ट। ठीक है, फॉर ईज ऑफ रेफरेंस इन्होंने एक चार्ट बना के दिया है, काफी मेहनत किया है, नो डाउट। सबसे पहले क्या, इज द एप्लीकेशन एन एलिजिबल एप्लीकेंट, एलिजिबल एप्लीकेंट है, अगर है तो आगे बढ़ेगा, नो तो कैन नॉट। ये फ्लो चार्ट बनाए, एक बार रीड कर लेना, जो हम लोग ने पढ़ा वही सब सेम चीजें लिखी है, फ्लो चार्ट फॉर्म में है। फिर टेस्ट और नॉलेज, तो आपका एडवांस रूलिंग एक बार का खत्म हो जाता है। अगर आपको टेस्ट और नॉलेज के वीडियो चाहिए, टेस्ट और नॉलेज के वीडियो चाहिए तो एक बार के लिए कमेंट करके बताइए, तो मैं जितने भी चैप्टर्स उनके एक साथ सब टेस्ट और नॉलेज के वीडियो बना के डाल दूंगा। तब तक मैं ट्राई करूंगा सब चैप्टर्स के अपना बेसिक जितना भी कंटेंट है लाइन बाय। तो बेसिकली जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा है पूरा हम लोग ने चैप्टर रिवाइज कर लिया। अभी आपको मैं एक बता देता हूँ कि कैसे आपको इसको रिवाइज करना है। तो सबसे पहले आपको उठाना है और इसको जो चैप्टर है इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। सबसे पहला पार्ट कौन सा रहेगा, कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है वो वाला पार्ट, और उसके साथ वो अपील नहीं कर सकते वो वाला देख लेना। उसके साथ क्या देखना है अपने को, सेकंड पार्ट में कंपोजिशन, दोनों फिनांस एक्ट 2017 का 184 सेक्शन वाला और उससे पहले वाला, दोनों एक बार देख लिया तो सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में अपने को देखना है कि जब भी एप्लीकेंट एप्लीकेशन करेगा, जब एप्लीकेंट एप्लीकेशन करेगा तो उसकी सब कंडीशन क्या रहेगी, फीस कितना पे करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिप्लिकेट वगैरह वो। उसके बाद जो एपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को जो एप्लीकेशन मिलेगा, जो उसको एप्लीकेशन मिला उसके साथ वो क्या करेगा, 6 महीने की उसको रूलिंग देनी है, वो सब वाला पार्ट सीख लेना है। फिर उसके बाद उसके साथ ही आपको ये सब देख लेना है कि वॉइड एब इनिशियो कब हो जाएगा, किस किस के ऊपर जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है वो किस किस के ऊपर बाइंडिंग होगा, ये सब सीख लोगे। और उसके बाद लास्ट में वो एक बार चार्ट पढ़ लेना तो आपका ये पार्ट हो जाएगा। और अगर टेस्ट और नॉलेज के वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके यूट्यूब पे बताइए, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट में जितने भी चैप्टर है सबके टेस्ट और नॉलेज के वीडियो एक साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। 2 चैप्टर इंटरनेशनल टैक्स के हो गए हैं, ऑलमोस्ट ट्राई करूंगा सब हो जाए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।